हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। सीक्वेंट साइंटिफिक के स्टॉक एनालिसिस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। इन डेप्थ जाएंगे, इंडस्ट्री को समझेंगे, कंपनी को समझेंगे, कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज वगैरह को समझेंगे। और सिल्वर मेंबर्स आप लोग के लिए एक्स्ट्रा कंटेंट हमेशा की तरह आएगा आपके कम्युनिटी टैब पे, तो आप जाके वो वीडियो अलग से देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके अंदर क्योंकि कई सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। इनफैक्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो लेटेस्ट है उसको भी गो थ्रू करेंगे, स्क्रीनर पर भी डेटा देखेंगे और ट्रेडिंग व्यू पे टेक्निकल एनालिसिस भी जरूर करेंगे। सारी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप कोई भी सर्विस वगैरह लेना चाहते हैं, मनीक्राफ्ट से जुड़ना चाहते हैं जो कि मेरी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म है, या आप मेरे को कॉल करना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे फॉलो करना चाहते हैं, डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक्स चेक करिए और अपने हिसाब से अपनी सर्विसेज वगैरह सेलेक्ट करें। अगर आप ज्वाइन बटन दबाएंगे, सिल्वर मेंबरशिप लेंगे, तो फिर आप इस स्टॉक एनालिसिस का जो एक्स्ट्रा कंटेंट है उसको एंजॉय कर सकते हैं। अब चलते हैं सीधा अपने स्टॉक एनालिसिस के ऊपर। सीक्वेंट साइंटिफिक के इस समय मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर मनीष गुप्ता। अब ऑब्वियसली ये इंडस्ट्री वेटरन है, इंडस्ट्री इनको समझ आती है, ये सिमिलर कंपनीज के अंदर काम भी कर चुके हैं। बट इस समय जो प्रमोटर ग्रुप है वो है कार्लाइल ग्रुप। तो कार्लाइल ग्रुप अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च कर सकते हैं। कार्लाइल ग्रुप एक ग्लोबल इन्वेस्टिंग कंपनी है और हमने रिसेंटली देखा है कि इंडिया के अंदर कई सारी फार्मा कंपनीज के अंदर कुछ ना कुछ एक्विजिशन या स्टेक सेल हुआ है, एंड सीक्वेंट साइंटिफिक इज नो एक्सेप्शन। सीक्वेंट साइंटिफिक को रिसेंटली ही कार्लाइल ग्रुप ने कुछ टाइम पहले एक्वायर किया था एक तरीके से, और एक कंट्रोलिंग स्टेक इसके अंदर लिया था। अब कार्लाइल ग्रुप के होने की वजह से हुआ क्या है कि इस कंपनी के पास आगे अगर इनऑर्गेनिक ग्रोथ वगैरह करनी होगी तो बहुत फायर पावर है। फायर पावर से मेरा मतलब यहाँ पे है भैया पैसा है। अब अगर एक्विजिशंस वगैरह करने होंगे तो वैसे भी कंपनी इनऑर्गेनिकली और ऑर्गेनिकली ग्रो करती आ रही है, बट हमने देखा है कि बहुत ज्यादा इन्होंने ढंग से काम किया है। कभी भी जब भी एक्विजिशंस वगैरह करें तो बहुत ढंग से करें। बट यस, अगर कंपनी अब एक एक्सेलरेटेड वे में ग्रो करना चाहेगी तो एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म आपके पीछे है जो आपको कैपिटल प्रोवाइड कर सकती है, जो आप में बिलीव करती है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सीक्वेंट साइंटिफिक जिस इंडस्ट्री के अंदर है ना, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बट जैसे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से बात करी थी, पिछले स्टॉक एनालिसिस की हमारी बात हुई थी फिलिप्स कार्बन ब्लैक की, कि अगर आपको कार्बन ब्लैक सेगमेंट खेलना है तो हो सकता है वर्ल्ड के अंदर ये बेस्ट कंपनी हो इस समय। इसी तरीके से अगर आपको एनिमल हेल्थ केयर के सेगमेंट के अंदर कोई कंपनी उठानी है तो इट माइट बी पॉसिबल दैट सीक्वेंट साइंटिफिक इज द बेस्ट कंपनी टू पिक इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड। तो बिजनेस को समझते हैं और इंडस्ट्री को समझते हैं ताकि हमें समझ आ पाए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो सबसे पहली बात, एनिमल हेल्थ केयर, एनिमल फार्मा बिजनेस के अंदर ये कंपनी काम करती है। ये बिजनेस बिल्कुल रिसेशन प्रूफ है। इनफैक्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे और कोविड क्राइसिस के टाइम पे भी हमने देखा कि ये बिजनेस चलते ही जा रहे थे। तो इसके अंदर चाहे आपका फार्म पे जो एनिमल्स वगैरह रेज हो रहे हैं उनकी बात कर रहे हों हम, यानी कि आपका जो लाइफ स्टॉक वगैरह होता है उसकी बात कर रहे हो, या फिर हम पेट्स की बात कर रहे हो, एनिमल रेजिंग का बिजनेस वगैरह बहुत अच्छा है और बहुत एवरग्रीन टाइप बिजनेस है। अगर आप किसी एनिमल को पेट भी बनाते हो या आपका लाइफ स्टॉक है, आपके फार्म्स में एनिमल्स वगैरह है, तो भी आप उनको कहीं ना कहीं अपना फैमिली मेंबर कंसिडर करते हो और उनका उसी तरीके से ध्यान रखा जाता है जैसे कि घर में लोगों का रखा जाता है। साथ ही साथ आप इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो चाहे उनका खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे रहना हो, कुछ भी हो। मतलब हमने देखा है कि बेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, बेस्ट ऑफ ब्रांड्स दिए जाते हैं, और एक बार आपको कोई ब्रांड पसंद आ जाए ना तो आप उसी को रीयूज करते रहते हैं। मुझे ध्यान है, मैं जहाँ पिछली सोसाइटी में रहता था तो वहाँ एक स्ट्रे डॉग थी जो कि सोसाइटी की पालतू थी, ब्राउनी नाम था उसका। तो ब्राउनी को हम बिस्किट्स वगैरह ले आए थे ब्राउनी मैडम के लिए, बट ब्राउनी मैडम को बिस्किट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, तो ब्राउनी ने खाई नहीं कभी। फिर हम कोई दूसरा ब्रांड कभी जब ट्राई किया तो वो उसको पसंद आया, तो फिर हम लिटरली वही ब्रांड लेकर आए। हमने कभी देखा भी नहीं कि कि इसकी कॉम्पोजिशन वाला क्या सिमिलर प्राइसिंग पे मिल जाएगा, कम प्राइसिंग पे मिल जाएगा, कोई सिमिलर ब्रांड है, कुछ भी नहीं देखा। जो भैया वो डॉगी खा रहा है उसको वही खिलाए जा रहे थे। तो आप अपना बिहेवियर नोट करके ही देख सकते हैं कि लिटरली बिजनेसेस रिसेशन प्रूफ है, इनके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और जो कंपनीज इन सेगमेंट्स के अंदर काम कर रही है, और सीक्वेंट साइंटिफिक जैसी फर्म तो फार्मा साइड का बिजनेस संभाल रही है, तो वो कैसे बिजनेस में सफर कर सकती है। अगर ये ढंग से काम करते रहे और जिस तरीके से भी काम कर रहे हैं उसी में आगे एक्सपैंड करते रहे तो इस कंपनी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इनफैक्ट
अगेन मैं कह रहा हूं बहुत ही बढ़िया पिक हो सकती है आपके पोर्टफोलियोज के लिए। गाइस अब इंडस्ट्री समझ लेते हैं। तो फार्मा की इंडस्ट्री है, बट फार्मा में भी एनिमल्स की इंडस्ट्री है। तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा प्लेयर है ग्लोबली वो है जोटिस, जो अराउंड 17.5% मार्केट कंट्रोल करता है। उसके बाद जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनमें बायर भी आता है। बायर का नाम आप लोगों ने सुना होगा डेफिनेटली, जो कि एक बहुत ही बड़ी केमिकल और फार्मा कंपनी है। ईडेक्स लैब हो गई, मर्क हो गई, तो ये सारे बहुत ही बड़े बड़े ग्लोबल प्लेयर्स हैं जो कि बहुत बड़ा मार्केट कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। इनफैक्ट अगर मैं आप लोगों से कहूं कि टॉप 5 प्लेयर्स 65% मार्केट अराउंड कंट्रोल करके इस समय बैठे हुए हैं। तो इस इंडस्ट्री के अंदर किसी भी इंडस्ट्री की तरह देखो कंपटीशन तो है, बट होता क्या है कि जो बड़े बड़े ड्रग्स होते हैं ना, जो स्पेशली आपके ह्यूमन फार्मा साइड पे मिलते हैं, जो कि $100 मिलियन प्लस वाले जो बिजनेसेस लाते हैं आपके लिए, वो ड्रग्स इस इंडस्ट्री के अंदर कम है। तो होता क्या है कि अगर कोई किसी ड्रग के अंदर अच्छा कर रहा है तो नॉर्मली उसको कंपटीशन उसमें नहीं मिलता। एक दो कंपेटिटर्स होते हैं, एक दो मॉलिक्यूल्स के अंदर, उससे ज्यादा कंपटीशन नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है कि अगर कंपनी अच्छे से कर रही है तो वो सर्वाइव कर सकती है। टेलविंड्स बहुत ज्यादा है इंडस्ट्री को, क्योंकि ह्यूमनाइजेशन ऑफ पेट्स बड़ा ज्यादा चल रहा है। और पेट्स के होने से कितनी सारी स्टडीज आपकी आती हैं कि लोगों का नेचर वगैरह बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली बिकॉज कपल्स आर हैविंग चिल्ड्रन वेरी वेरी लेट। तो हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पेट्स उनके पास हमेशा से ही होते हैं। तो आपको एक फैमिली मेंबर मिल जाता है, ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता है, या मे भी रखना पड़ता है। आई डोंट हैव अ पेट, तो स्ट्रे डॉग्स को ही खिलाया हमने तो आज तक खाना। तो फिर मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पेट्स नेसेसिटी बनती जा रही है बहुत लोगों की, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सबसे भी बाहर रहने के लिए। और लाइफ स्टॉक का जो बिजनेस है वो तो डेफिनेटली अच्छा चल ही रहा है, उसके अंदर तो कोई बात ही नहीं है। तो एनिमल्स को आप जरूर पालते हो फार्म्स वगैरह में, ताकि आप शीप हो गई या उससे वुल मिलती है, गोट हो गई, या फिर आपकी काउज हो गई, बफलोज हो गई, तो ये सारी चीज़ें तो आप डेफिनेटली देखते ही हो। एंड ये ज़रूरी भी हैं क्योंकि खाने पीने की सप्लाई इनसे बहुत ज़्यादा चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं एनिमल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारी लाइफ के अंदर, मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको। और उसी इंडस्ट्री के अंदर एक काम कर रही है, उसी के लिए दवाइयाँ वगैरह बना रही है, तो ग्रोथ तो आनी ही आनी है, अगेन अगर बिजनेस ढंग से रन करते रहे तो। अब हम एक स्टेप आगे लेते हैं और इसको कंपेयर करते हैं ह्यूमन फार्मा बिजनेस से कैसे अलग है। तो ये एनिमल फार्मा का बिजनेस है, अब हम ह्यूमन फार्मा बिजनेसेस को कंपेयर करते हैं। तो जब भी ह्यूमन फार्मा बिजनेस होता है, जो कि हमें इस समय बहुत अच्छे से दिख रहा है क्योंकि वैक्सीनेशन वगैरह जो चल रही है उसके वजह से, तो उससे आपको एक चीज तो समझ आती है कि जो ह्यूमन ट्रायल्स वगैरह होते हैं किसी भी दवाई के, बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए होते हैं, उनकी स्टेजेस भी बहुत ज्यादा होती हैं, स्ट्रिंजेंट बहुत ज्यादा होती हैं वो चीजें। बट एनिमल साइड पे इतना स्ट्रिंजेंट नहीं है अभी भी, और ट्रायल्स भी छोटे टाइम के लिए होते हैं, कम टाइम के लिए होते हैं, और ड्रग्स जल्दी अप्रूव हो जाते हैं। ऑल्सो जैसे कि मैंने कहा कि जो बड़े वाले ड्रग्स होते हैं, बड़े वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि एनिमल इंडस्ट्री ऑब्वियसली ह्यूमन इंडस्ट्री जितनी बड़ी नहीं है, और वैसे मैं कहूंगा कि है, बट प्राइसिंग वाइज नहीं है। प्राइसिंग वाइज क्यों नहीं है? क्योंकि मे बी इंश्योरेंस कंपनीज इंटरफेयर नहीं कर रही होती, या गवर्नमेंट की एजेंसीज इतना प्राइसिंग फिक्स नहीं कर रही होती चीज़ों की। तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री उस हिसाब से प्राइस वाइज इतनी बड़ी नहीं है, टिकट साइज इतना बड़ा नहीं है। इसलिए आप देखोगे जो $100 मिलियन से ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं, दवाइयाँ हैं, वो बहुत कम है इसके अंदर। और क्योंकि वो कम है तो कंपटीशन भी थोड़ा लिमिटेड हो जाता है, और कंपनीज भी कम है जो इसके अंदर काम कर रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह है तो कंपनीज वहीं पे जाना चाहेंगी, जो कि ह्यूमन साइड पे ज़्यादा है। ऑब्वियसली उसके अंदर कोई बात ही नहीं, ह्यूमन लाइफ की वैल्यू ज़्यादा ही कंसिडर करी जाएगी हमेशा एनिमल से। एंड उसके अंदर ही हम देखते हैं कि क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह भी अपना रोल प्ले करती हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर डेफिनेटली जो आपके ब्लॉकबस्टर ड्रग्स टाइप हो गए वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस इंडस्ट्री के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल और वीडियो मिली है, उसके ऊपर मैंने और रिसर्च करी। तो एक वो आपका जो होता है ना रैबिट होल, आप उसके अंदर जाते जाते और बड़ी सारी चीज़ें आपको टकराती हैं। तो कहीं मुझे मिला जाके कि एफएमसीजी से आप इसको जरूर कंपेयर करें। एफएमसीजी और इस बिजनेस में कई सारी सिमिलैरिटीज हैं, या फिर आप अपना कह सकते हो जो होते हैं ना ब्रांडेड जेनरिक फार्मा ड्रग्स, उनसे भी थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है। तो समझेंगे सबसे पहले एफएमसीजी से कैसे ये बिजनेस सिमिलर है। एफएमसीजी के अंदर हमने देखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन, रीच, आपकी नेटवर्किंग, ब्रांड रिकॉल, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी होता है, सेम इस बिजनेस के अंदर है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। हमने सबसे पहले ये जाना कि इसके अंदर बहुत बड़े वो ब्लॉकबस्टर वाले ड्रग्स नहीं हैं जो $100 मिलियन से ऊपर का रेवेन्यू करें। जब उनका पेटेंट वगैरह खत्म हो जाता है, या आपके कोई छोटा भी ड्रग है उसका पेटेंट खत्म हो जाता है, लोगों को नॉर्मली नहीं पता होता, क्योंकि किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे एग्जैक्टली लिखवाने के लिए ना कि भैया ये दवाई दे दो। कंपनीज के जो ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं लोगों, कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करते हैं और बताते हैं कि नहीं देखो ये चीज अच्छी है, ये ऐसा है वैसा है, तो वो लोग ड्रग्स कहीं ना कहीं मार्केट कर रहे हैं। जैसे ही पेटेंट से कोई ऑफ होता है तो हाई चांसेस है कि अगर आपकी ब्रांडिंग अच्छी है, आपकी ब्रांडिंग बेटर है, तो आपका ही सामान बिकेगा, आपकी ही दवाइयां बिकेंगी, कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज अब करता ही नहीं है। अगर मेरे को पता है कि मेरे
पेट को एक ए चीज़ पसंद है तो मैं बी चीज़ पे कभी दिमाग ही नहीं लगाऊंगा, भले ही वो बी चीज़ थोड़ी बेटर हो। बट आपको जो देना है अपने पेट को आप वही दोगे, उसके बाद आप सोचते नहीं हो। ब्रांडिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये एफएमसीजी का एक की पॉइंट है कि ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राउंड लेवल पे जो आपका स्टाफ काम कर रहा है या जो लोग काम कर रहे हैं, जो बाकियों को कन्विंस कर रहे हैं कि आपका ही प्रोडक्ट यूज़ किया जाए, उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। और फिर आप उनको रीच कैसे कर पाते हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अगर आप लोगों का अच्छा है तो फिर आप डेफिनेटली ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाओगे अपनी चीज़ें। और ये कंपनी क्योंकि फार्मा साइड पे तो एपीआईज हो गए, सीडीएमओस हो गए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गई ड्रग्स वगैरह की, या फॉर्मुलेशंस का बिजनेस हो गया, तो इनको एक रीच चाहिए ताकि लोग इनको पहले प्रेफर करें या इनके ड्रग्स को पहले खरीदें बजाय बाकी कंपनीज के पास जाने के। अब आपने ये भी सुना कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ग्राउंड पे जो काम हो रहा है, ग्राउंड पे जो काम हो रहा है, यानी कि लोकल स्केल एंड नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे पता चली कि जैसे आपका फार्मा साइड होती है, जब ह्यूमंस की बात करते हैं हम, तो ड्रग्स की रजिस्ट्री भी बनी हुई है, सारा डेटा ऑनलाइन है, आपको एक एक चीज मिल जाती है, आप डेटा बैंक होता है पूरा, आप कंपाइल कर सकते हो सारी चीजें। इस केस में ऐसा नहीं है क्योंकि रीजन टू रीजन भी एनिमल्स बहुत ज़्यादा वेरी कर जाते हैं, स्पीशीज़ वेरी कर जाती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए हमने देखा है कि कहीं ना कहीं कंपनीज के पास अपनी खुद की नॉलेज जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक इंटरनेशनल डेटाबेस टाइप नहीं है एग्जैक्टली इनके लिए जैसा आपको ह्यूमन साइड पे दिखता है। तो एनिमल्स के केस में ऐसा अब तक नहीं हुआ है। येस, देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स विच आर कॉमन, तो उसमें अलग बात है, बट एक होता है ना कि जो आप नीश अपना क्रिएट कर लेते हो तो वो इस साइड पे हो सकता है। तो एनिमल्स के केस के अंदर या एनिमल फार्मा के केस के अंदर हमने देखा है कि जिस भी कंपनी का टेक्निकल नो हाउ या नॉलेज और उनकी जो रिसर्च वगैरह है बहुत अच्छी होती है, तो वो उसको ढंग से मोनेटाइज कर सकते हैं फ्यूचर में, बिकॉज दैट इज नॉट वाइडली अवेलेबल टू एवरी कंपनी, टू एवरीवन टू यूज। बिजनेस के अंदर एक और चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि इसके अंदर फिक्स कॉस्ट बहुत हाई होती है। तो इनफैक्ट जब हम नंबर्स देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि फिक्स कॉस्ट की वजह से कितने टाइम तक नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे थे। बट जैसे ही आप वो कहते हैं ना, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में, तो फिर ग्रोथ ऐसी एक्सपोनेंशियल आती है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो आपकी जो है वो आपको बेयर करनी ही पड़ेगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट इतनी हाई नहीं रहती जब आपके ड्रग्स बिकने लगते हैं, कैश फ्लो अच्छा होने लगता है। और वो इस कंपनी के साथ हमने देखा है, रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो रहे हैं, डेट वेट कम हो रहा है, आपका कैश फ्लो बढ़ रहा है, आप कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं उनको बहुत ढंग से मीट कर पा रहे हो, कभी कभी आप एक्सीड भी कर जाते हो। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हमें ग्रुप के साथ, कंपनी के साथ होती हुई दिख रही हैं। एंड ये मुझे लगता है इसीलिए क्योंकि एक आपकी जो फिक्स कॉस्ट का इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो आप क्रॉस कर चुके हो, तो अब आप बिजनेस से अपनी जो एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स हैं उनका बेनिफिट ले सकते हो, उनको एंजॉय कर सकते हो। एक चीज़ और मैं कहना चाहूंगा कि ये कंपनी कहीं ना कहीं फॉर्मुलेशंस पर ज्यादा ध्यान दे रही है बजाय एपीआई के। एपीआई आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता है, तो उस पर थोड़ा कम ध्यान दे रही है क्योंकि उसमें थोड़े मार्जिन्स कम है। फॉर्मुलेशंस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है एंड कहीं ना कहीं ये इनके नंबर्स में भी दिख रहा है, तो इसको डेफिनेटली बेनिफिट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एपीआई कम कर रही है, नो, इनफैक्ट इट इज स्टिल वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू फाइलिंग्स एक्सेट्रा इन द यूएस। तो कंपनी में ऐसा नहीं है कि कुछ भी काम कम हुआ है, बट यस, जहाँ पे फोकस करना है वहाँ पे ये लोग फोकस कर रहे हैं। अब मैं आपके लिए कुछ की पॉइंट्स यहाँ से पढ़ देता हूँ ताकि मैं बिल्कुल इनको स्किप ना कर दूँ। कंपनी फोकस, अब हम कंपनी स्पेसिफिक की बात करने वाले हैं। इंडस्ट्री हमें समझ आ गई किस तरीके से एफएमसीजी से काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं इसके कनेक्शंस हैं एक तरीके से। अगर हमें बिजनेस समझना हो, इंडस्ट्री समझनी हो तो एफएमसीजी से काफ़ी चीज़ें ओवरलैप करती हैं। अब हम कंपनी की स्पेसिफिकली यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो कंपनी के अंदर सबसे पहले जो मोड्स वगैरह आते हैं, अब बिजनेस के अंदर मोड तो हमें ढूंढना ही है ना, तो क्या है, तो एंट्री बैरियर्स इसके अंदर हैं। कैसे हैं, क्योंकि देखो फार्मा साइड का बिजनेस है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रेगुलेशंस वगैरह आ जाती हैं और कई सारे प्लांट्स बड़े स्पेसिफिकेशंस के ऊपर बनाए जाते हैं, बड़ी स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस के ऊपर बनाए जाते हैं। एंड अगर आप वो मीट नहीं करते तो फिर आप वो दवाइयाँ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो सीक्वेंट साइंटिफिक का भी हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं एंट्री बैरियर्स होने की वजह से हो सकता है कि और इनको कंपटीशन उस हिसाब से ना झेलना पड़े, जैसे मतलब अगर आपकी कोई बेसिक कंपनी हो उसको झेलना पड़ता है, जैसे कमोडिटी केमिकल कंपनीज को झेलना पड़ता है। तो रेगुलेटेड मार्केट होने के कारण एंट्री बैरियर्स तो हैं। ऑब्वियसली फिर डिस्ट्रीब्यूशन और जो आपकी रीच हो जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा आप जो करते हो, जो आपकी रिसर्च है वो एक तरीके से आपकी ही रह जाती है इसके अंदर। इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रीच वगैरह भी हम डिस्कस कर चुके हैं उसको, कि किस तरीके से ग्राउंड पे स्टाफ आपका काम करता है और रीच आपकी बढ़ाता है, आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाता है। तो ये सारे मोड्स क्रिएट करते हैं ऐसे जो ब्रेक नहीं होते इजीली। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो 5 R&D के इनके पास सेंटर्स हैं, $100 मिलियन से ऊपर की इन्वेस्टमेंट ये लोग कर चुके हैं अब तक। इनके पास कई सारे कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ड्रग्स और कॉम्प्लेक्स लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल्स हैं। 35+ प्रोडक्ट्स अभी अंडर डेवलपमेंट है। 10 न्यू US फाइलिंग्स इन नेक्स्ट 3 ईयर्स और इनोवेटिव नॉन एंटीबायोटिक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर ये लोग फोकस कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका फ्यूचर ग्रोथ हमें समझ आए कि किस तरीके से चल रही है।
इसके अंदर डेफिनेटली होता है कि आपको रेगुलेशंस के हिसाब से काम करना होता है, बट दिस कंपनी इज फॉलोइंग दोज रेगुलेशंस, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। अगेन जब हम स्क्रीनर पे या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो जेस्टेशन पीरियड जो था इनका कब खत्म हुआ और इन्फ्लेक्शन पॉइंट कब आया और अब किस तरीके से स्टॉक भाग रहा है और क्यों भाग रहा है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत जल्दी समझ आएंगी, वो हम स्क्रीन पे एक बार डेटा देख लेंगे। अगर आप किसी ड्रग की बात करो तो फिर उसकी लाइफ साइकिल एक तरीके से ऐसे हो जाती है कि आप इवैल्यूएट करते हो मार्केट को, समझते हो कि हाँ ये किस तरीके से रहेगा, उसकी फीसिबिलिटी देखी जाती है, फिर उसके बाद आप रिसर्च करते हो, डेवलप करते हो उसको, उसकी रजिस्ट्रेशंस वगैरह करते हो और उसके बाद उसको लॉन्च करते हो। और जब आप लॉन्च करते हो तो कहीं ना कहीं आप उस समय जब आपको पता होता है कि अप्रूव हो गया, सब कुछ हो गया, तो आप ग्राउंड वर्क करने लगते हो, पुश करने लगते हो ड्रग्स को। तो कंसिडरिंग कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी है, एनिमल फार्मा इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंडस्ट्री है, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि इसके अंदर ग्रोथ कम हो जाएगी या कुछ गड़बड़ हो जाएगी। इनफैक्ट रिसेशन प्रूफ बिजनेस है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये पोर्टफोलियो के अंदर होने वाली कंपनीज में से एक बन सकती है। मैं आपको स्क्रीन पे चलने से पहले एक लास्ट चीज़ और बताना चाहूँगा जो मैंने लिख रखी है यहाँ पे। सीक्वेंट इज द ओनली एनिमल फार्मा एपीआई कंपनी इन द वर्ल्ड। नॉर्मली आपके पास और कंपनीज हैं जो कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम कर रही हैं, छोटा डिवीजन होगा, बट फोकस्ड कंपनी अकेली है जो बिल्कुल फॉर्मुलेशंस, एपीआई, सीडीएमओ इस पे काम कर रही है, जो कि एनिमल हेल्थ केयर के ऊपर है। तो बाकी कंपनीज हैं अगेन जिनके डिविजन्स वगैरह हैं, बट एपीआई को लेकर अगर हम सोचें तो मेरे ख्याल से ये एक लौती कंपनी है वर्ल्ड के अंदर। और कहीं ना कहीं ये प्रीमियम हमें इसकी प्राइसिंग वगैरह में दिखेगा, स्टॉक प्राइस में हमेशा ही दिखेगा। फोकस्ड कंपनीज को मार्केट थोड़ा एक्स्ट्रा वैल्यू देख के चलती हैं हमेशा, वो हमने देखा है, तभी वैल्यू अनलॉकिंग पे इतना ध्यान दिया जाता है। तो कंपनी बहुत अच्छी है, बिजनेस बहुत अच्छा है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, स्क्रीनर और ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, सारी ही चीजें डिकोड कर लेंगे वहां पे। होपफुली अब तक आपको बिजनेस, इंडस्ट्री ये सब समझ आ गया होगा। स्क्रीन पे चलते हैं, इन डेप्थ और नंबर्स को देखते हैं, एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट कब आया था और क्या ये कंटिन्यू हो सकती है, इसके जो राइज, जो रैली आ रही है। तो गाइज हम सीक्वेंट साइंटिफिक की वेबसाइट के ऊपर है। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ कार्लाइल वगैरह का सब कुछ तो मेंशन्ड है, बट अगर आप कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने अलीवीरा नाम से अपनी कंपनी को रीब्रांड किया, जो मतलब बिजनेस है उसको रीब्रांड किया है कहीं ना कहीं। और इसके अंदर भी अगर आप जाते हो तो आपको प्रोडक्ट्स में दिख जाता है कि फॉर्मुलेशंस और एपीआईस के ऊपर ही काम हो रहा है, एंड अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर भी काम हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर काम हो रहा है, ग्लोबली बहुत अच्छी कंपनी है। वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना बार बार कि अगर आपको एनिमल हेल्थ केयर का सेगमेंट प्ले करना है फार्मा का, तो हो सकता है वर्ल्ड में बेस्ट कंपनी हो इस समय उठाने के लिए। यहाँ पे आपको इन्होंने क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है कि जो फॉर्मुलेशंस के फुटप्रिंट्स है वो 80+ कंट्रीज़ में है, और मतलब बहुत ही मैं कहूँगा बड़ी कंपनी है अपने राइट में, इंडिया के अंदर तो डेफिनेटली, बट येस क्योंकि बिजनेस का जो साइज़ है वो ह्यूमन फार्मा जितना नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि कंपनी वैसे बड़ी है, बट नॉर्मल कंपनीज से अगर आप कंपेयर करोगे तो बड़ी नहीं रह जाती। तो अपनी इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर तो नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर है, ग्लोबली भी कोई खास बड़ी कंपनी नहीं है, बट ग्लोबली एक्सपैंड कर सकते हैं। और इनका जो आगे का फोकस है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ग्रोथ दोनों के ऊपर है, जिस पे ये फोकस करते आए हैं। और इनके आज तक के एक्विजिशन भी बड़े अच्छे रहे हैं और बहुत ढंग से इन्होंने कंपनीज को इंटीग्रेट किया है। इनफैक्ट इन्होंने ग्रुप कंपनीज वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखी है, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट मेरा रोल इस समय है कि हम एक बार ना इसकी Q3 की जो बेसिकली इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसको गो थ्रू कर लें, ताकि हमें समझ आ जाए कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि मिस्टर मनीष गुप्ता मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एंड इन्होंने डेफिनेटली बताया कि वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब ये तो हम सबको ही पता है कि रिसेशन प्रूफ बिजनेस है, और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि इसका जेस्टेशन पीरियड खत्म हो चुका है, तो अब हमें एंटिसिपेट या एक्सपेक्ट करना ही चाहिए कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। रेवेन्यूज़ हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बहुत अच्छी आई 13.2% की। ये Q3 FY21 की प्रेजेंटेशन है, Q4 के नंबर्स अब तक अनाउंस नहीं हुए जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ईबिटा का भी हमने देखा कि बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है सब कुछ। पैट में तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो बहुत ही तगड़ी ग्रोथ है, कैश फ्लो बहुत इंप्रूव होता जा रहा है कंपनी का लगातार। 9 मंथ्स के वे भी आप नंबर देख सकते हैं, बट इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। एग्जीक्यूशन, फोकस, इंश्योर्स मोमेंटम, ठीक है भैया। फॉर्मुलेशंस का बिजनेस और एपीएस का बिजनेस डिवाइड करके इन्होंने बता रखा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि फॉर्मुलेशंस में थोड़े मार्जिन्स वगैरह बेटर हैं, तो फॉर्मुलेशंस पे फोकस थोड़ा रिसेंट टाइम में बढ़ा है। एंड वो आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से बिजनेस को डिवाइड भी कर रखा है ज्योग्राफीज़ के हिसाब से, और आपको समझा रखा है यहाँ पे। तो ग्रोथ आई है अच्छी, यस कहीं ना कहीं आपको हिट दिखेगा अभी के हिसाब से, बट ओवरऑल आप देखोगे तो ग्रोथ ही ग्रोथ है। ओवरऑल बिजनेस ग्रो 15.1%, जो कि बहुत ही अच्छी बात है अक्रॉस बोथ एपीएस एंड फॉर्मुलेशंस। एंड कहीं ना कहीं हमें देखने को यही मिल रहा है कि एपीआई बिजनेस 17% से ग्रो किया, फॉर्मुलेशन बिजनेस 15% से ग्रो किया, बट फॉर्मुलेशन बिजनेस का मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या बेटर है, मार्जिन्स बेटर है।
अब इन्होंने अपने अवार्ड्स वगैरह बता रखे हैं, वी विल स्किप दिस, वी विल गो डाउन। हाईलाइट्स हम एक बार ज़रूर पढ़ लेते हैं। यूरोप सबड्यूड था सेकेंड वेव के चलते, स्पेन जर्मनी वगैरह में भी कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट था, जबकि हमने देखा स्वीडन वगैरह में ग्रोथ आई है। तो ये आप एक बार ना गो थ्रू कर सकते हैं। इंडिया इज नाउ इमर्ज्ड एज एन इंपॉर्टेंट मार्केट विद बिजनेस मोर देन डबल्ड इन लास्ट 9 months। इंटीग्रेशन ऑफ जोटिस पोर्टफोलियो इन आ प्रोडक्ट ऑफरिंग कंप्लीटेड। तो जोटिस मैंने आप लोगों को जैसा बताया है कि सबसे बड़ा प्लेयर है इस इंडस्ट्री के अंदर, और इन्होंने कुछ ना कुछ इस समय उसका जो प्रोडक्ट्स हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर इंटीग्रेट किए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सीक्वेंट साइंटिफिक कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से पोजीशनड है ग्रोथ के लिए, बहुत अच्छे से पोजीशनड है आपको स्टॉक में रिटर्न्स देने के लिए। हम यहाँ पे आगे पढ़ सकते हैं, कॉमर्शियल एपीएस वगैरह इन्होंने बता रखा है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ वगैरह बता रखी है। एसेट टर्नओवर रेशियो पे कंपनी का काफ़ी ज़्यादा फोकस था कि हम बहुत ढंग से इसको इंप्रूव करेंगे वगैरह वगैरह, और वो होता हुआ हमें यहाँ पे दिखा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह पे इनका फोकस है, उसमें कोई बात ही नहीं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। फाइनेंशियल्स हम एक बार देख लेते हैं। फाइनेंशियल्स आप देखोगे कि ये क्वार्टर के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, एंड ये हमें जो ट्रेंड है ना इम्प्रूविंग फाइनेंशियल्स का, वो सिर्फ इस साल नहीं है, वो कई सारे सालों से दिखता आ रहा है, बट अब एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिख रही है। तो वो स्क्रीन पे चल के हम एक बार एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे उससे, और हम वहीं पे देख लेंगे प्रमोटर होल्डिंग वगैरह भी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। FY21 का आउटलुक हाई टीन रेवेन्यू ग्रोथ, 200+ बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये लोग अभी भी। तो ये बहुत ही एक मुझे पॉजिटिव साइन दिखता है कि कंपनी इज़ वेरी वेरी बुलिश, द मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी बुलिश अबाउट द बिजनेस। अगर अब तक आपने Screener.in नहीं यूज़ किया फंडामेंटल रिसर्च और स्क्रीनिंग के लिए, I would highly recommend going on to this platform and checking out what they have to offer. मार्केट कैप, अब देखो ये सारे मैंने कॉलम्स ना अपने हिसाब से यहाँ पे एडिट कर रखे हैं, तो फिर मेरे को यहाँ पे डेटा ज़्यादा दिखेगा। आप जब लॉगिन करोगे इतना नहीं दिखेगा, बट यू कैन ऑलवेज एडिट योर रेशियोज, ऐड सम थिंग्स। मार्केट कैप अराउंड 6600 करोड़ की। अगेन मैं वही कह रहा हूँ, अभी स्टॉक का प्राइस बहुत बड़ा हुआ है तब जाके मार्केट कैप है। कुछ टाइम पहले स्टॉक का प्राइस जब कम था तो 5000 करोड़ से भी छोटी कंपनी थी, एंड तब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था जब इस बिजनेस को पढ़ रहा था, क्योंकि कंपनी बहुत ही छोटी है, अभी भी इनफैक्ट बहुत छोटी है। स्टॉक का पी आपको एलिवेटेड दिखेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनफैक्ट अगर आप फार्मा बिजनेसेस को जैसे पहले हम देखते थे FMCG टाइप ऑफ वैल्यूएशन देते थे तो पी रेशियोज ऊपर होते थे तो फर्क नहीं पड़ता था, बट अब क्योंकि सबको रियलाइज हुआ नहीं नहीं हमें जो जेनरिक फार्मा कंपनीज हैं उनको इस टाइप की वैल्यूएशन नहीं देनी, तो उनके पी रेशियोज नीचे आ गए। बट अगेन ये कंपनी प्रीमियम डिमांड करेगी, तो ये आप याद रखना। प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 54% की, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, थोड़े और इंप्रूव हो सकते हैं, बट मुझे लग रहा है फ्यूचर में और इंप्रूव होते जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये पार कर गई है अपना, और उसको हम नीचे देखेंगे। सेल्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि सेल्स की ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है इनकी। एक साल का यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है, चार्ट बहुत अच्छा है, तो चार्ट को हम नीचे लेकिन ट्रेडिंग व्यू पर ढंग से डिस्कस कर लेंगे। जो चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था ना, क्वार्टरली प्रॉफिट छोड़ देते हैं, ईयरली डेटा पे चलते हैं सीधा। ये देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कितने अनस्टेबल थे और अब कितनी स्टेबिलिटी आके ग्रो कर रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन्स कितने अनस्टेबल थे और अब स्टेबिलिटी आके ग्रो कर रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये मार्जिन्स बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल हैं, और अगर ये हाई टीन्स में सस्टेन हो जाते हैं या इवन 20-25% के बीच में भी सस्टेन हो जाते हैं, जो कि हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं हो सकते, क्योंकि बिजनेस जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है या जिस हिसाब से कंपनी अपना विजन दिखा रही है अब, और जब से कार्लाइल ग्रुप आया तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंक होने के बाद ना आप कैश बर्न कर सकते हो। तो जो हमारे यहाँ स्टार्टअप्स और जो इतने सारे यूनिकॉर्न बनते जा रहे हैं वो इसलिए बन रहे हैं बिकॉज दे हैव मनी टू बर्न। तो इफ यू हैव मनी टू बर्न देन डेफिनेटली यू कैन ग्रो इवन इन द टफेस्ट ऑफ सिचुएशंस। तो ये मुझे नहीं लगता कि उस हिसाब से मनी बर्न करने वाले हैं, बट मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय कि ये कंपनी कहीं ना कहीं एक लीनियर स्ट्रक्चरल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के ऊपर चल चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आएंगे। यस, स्टॉक प्राइस हो सकता है थोड़ा आगे भाग जाए पहले ही, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपना सांस लेने के लिए रुक जाए, तो वैल्यूएशन वाइज उसमें आपको थोड़ा ऊपर नीचे दिख सकता है, बट जब तक ये नंबर्स आ रहे हैं ना और ये ग्रोथ के नंबर्स आ रहे हैं ढंग से, तब तक इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट इसका हुआ यहीं कहीं है 2014 से 16 के बीच में, आप 17 भी मान लो तो भी चलेगा, राइट। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था यहीं कहीं पे, और उसके बाद से आप देखो स्टॉक जेन्युइनली बहुत अच्छा कर रहा है, नंबर्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है ऐसी। हम देख सकते हैं कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और इवन स्टॉक प्राइस की कैगर अच्छी जा रही है डेफिनेटली। अब ये 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ दिखेगी यहाँ पे ये, और कैगर आपको दिखेगी ये, तो कहीं ना कहीं ये मिसमैच आपको हमेशा दिखता रहेगा। तो इस पर इतना फोकस मत करना, आपको फोकस करना है कि क्या बिजनेस में अभी भी ग्रोथ की पोटेंशियल है। लेट्स से कि इस साल इसको 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता है, अगर ये इसी हिसाब से ग्रो करता रहा जिस हिसाब से इनकी फाइलिंग्स वगैरह पेंडिंग है,
उसी हिसाब से अगर इनको बिजनेस मिलता रहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह मेंटेन्ड रहे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसके अंदर एक अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए और मे बी ग्रोथ 20% से ऊपर की भी आ सकती है। तो मेरे को मतलब बहुत अच्छी लगी है कंपनी, क्योंकि मेरे को इसके अंदर कोई ऐसा बड़ा कंपेटिटर इंडिया में तो नहीं दिख रहा। ग्लोबली यस देयर आर कंपेटिटर्स, बट ग्लोबली भी अगर आप किसी मॉलिक्यूल के अंदर 2-3 कंपेटिटर्स होते हैं तो काम चल जाता है। यू आर एबल टू गेट योर पाई, यू आर एबल टू गेट योर मार्केट शेयर। और अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, कार्लाइल ग्रुप के होने की वजह से इफ़ दे हैव टू यूज़ दैट कैश दे विल बी एबल टू, बट अब तक ऐसा कोई इंडिकेशन कंपनी की तरफ से आया नहीं है। कैश फ्लो भी अगर हम देखेंगे, कैश फ्लो भी लगातार इंप्रूव होते हैं, हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से दिख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम एक बार प्रमोटर होल्डिंग चेक कर लेते हैं तो हमें आइडिया है लगभग 54% की चल रही है। FIS DIS वगैरह की आप होल्डिंग देख सकते हैं। इट हार्डली मैटर्स टू मी, प्लेजिंग वगैरह नहीं कर रखी, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। प्रमोटर होल्डिंग कंपेरेटिवली ठीक है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं, 54% इज़ गुड इनफ, तो मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगती। डेट इक्विटी रेशियो वगैरह भी कुछ खास नहीं है, तो यानी कि कर्जा ज़्यादा बचा नहीं है कंपनी के ऊपर। एंड बेसिकली अगर मैं फंडामेंटल साइड पे या नंबर्स की साइड पे बात करूं, इस कंपनी के अंदर मुझे जेन्युइनली कोई भी दिक्कत नहीं लगी है। ये कंपनी को रिस्क क्या है अगर आप मुझसे पूछो, रिस्क सबसे बड़ा यही है कि कोई बड़ा प्लेयर बहुत ढंग से घुस जाए और कैश बर्न करने लगे और मार्केट खाने लगे, बट मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। सारी कंपनीज जियो की तरह नहीं डोमिनेट कर पाती। जियो वॉज अ ब्रिलियंट बेट बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज, बट ऐसी कंपनीज आती हैं भैया बहुत कम। और कि बेसिकली आपने अपना पैसा नहीं लगाया एक तरीके से, क्योंकि अब स्टेक सेल करके आपने डेट तो चुका ही दिया है, और 75% के या 70% कंपनी भी आपके पास रह गई। तो ऐसी बेट्स लगाना बहुत मुश्किल होता है। अमेजॉन वॉज वन एग्जांपल आई कैन थिंक ऑफ एट द बैक ऑफ माई माइंड, जो कि स्टोरी बेच के कंपनी इतनी बड़ी कर ली उन्होंने, प्रॉफिटेबल तो पता नहीं कब जाके हुई थी। इसलिए मुझे लगता है सीक्वेंट साइंटिफिक पे आपका फोकस ज़रूर होना चाहिए। एक बार इसके चार्ट पे चलते हैं, और चार्ट में हम देखोगे सेक्युलर बुल रन चल रहा है, अलग ही बुल रन चल रहा है। इनफैक्ट मैं आपको ऑनेस्टली कह दूँ, ये वीडियो बहुत अच्छे टाइम पे आ रही है आप लोगों के लिए। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए मंडे डाल दूंगा। मंडे अगर कट गया तो मत कहना यार कि भैया पहले डाल देते एक दिन, क्योंकि अब टाइमिंग वही बैठी है। ये देखो जेस्टेशन पीरियड आपको दिख रहे हैं सारे, ये बिजनेस को मार पड़ रही है जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स वगैरह गिर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं स्टॉक प्राइस में, इसके अंदर भी देखने को मिल सकती हैं फ्यूचर में अगर दिक्कत आए। इसलिए आपको बिजनेस समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये मान के चलते हो कि हाँ मेरे में पेशेंस है कि मैं इस बिज़नेस को ग्रो करने का फुल चांस दूँ, तो रिटर्न्स भी उस हिसाब से ही देगा। अभी जो ये कंसोलिडेशन कर रहा है ना, देखो ये कंसोलिडेशन कर करके निकलता रहता है, तो ये इसका लास्ट है। ये पैटर्न फेलियर था, ये ब्रेकआउट नहीं दे पाया, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसकी वेक टच करी थी, ये पैटर्न फेलियर यहीं पे हुआ और अभी भी यहीं पे अटका हुआ है। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट दे के ऊपर चल दे, जो कि 265 का लेवल हो गया, उस पर ही खड़ा हुआ है अभी, उसके ऊपर अगर ये चल दे तो स्काई इज़ द लिमिट। पता नहीं कहाँ पे जाके रुकेगी कंपनी, कैसा करेगी, क्या होगा। अगर नेट प्रॉफिट इसी हिसाब से चलता रहा तो हाई चांसेस हैं कि नेक्स्ट 5-6 ईयर्स में आपको 400 करोड़ से ऊपर का नेट प्रॉफिट दिखने लग जाए। तो सोचो, तो कंपनी हो सकता है यहाँ से 3 गुना 4 गुना भी हो जाए अभी भी। आपको यही लेकिन समझना है कि जब तक आपको इंडस्ट्री समझ नहीं आती, बिजनेस समझ नहीं आता, तब तक आप इसको बाय मत करो। पर्सनली ह्यूमन फार्मा साइड मुझे बिजनेस की बिल्कुल भी समझ नहीं आती, तो वहाँ पे मेरी कोई भी होल्डिंग नहीं है। इनफैक्ट मैं आप लोगों के लिए पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, जब मैंने डिस्कस किया था कि फार्मा केमिकल स्टॉक्स चलेंगे, टेलीकॉम वगैरह चलेंगे, IT चलेगा, तो मैंने फार्मा के अंदर आपको तब भी बताया था कि मैं म्यूचुअल फंड ही बाय कर रहा हूँ, मेरे को कंपनीज नहीं समझ आती। ये बिजनेस पहला है क्योंकि ये इतना डिटेल में नहीं जाना पड़ा इसके लिए मुझे। येस आई हैड टू सी व्हाट द फाइलिंग्स वर, बट कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपको इंटेलिजेंट लोग मिल जाते हैं जो कहीं ना कहीं आपको गाइड कर देते हैं, या जिनके ट्वीट्स वगैरह से आप थोड़ा बेनिफिट ले सकते हैं उनका रिसर्च वगैरह का। मेरे को कंपनी इतना तो समझ आ गया कि भैया ग्रो करेगी और अच्छे से ग्रो करेगी। बात यही हो जाती है कि कितना कॉन्फिडेंस है। अगर आप मुझसे पूछो कि क्या मुझे लालपत जितना कॉन्फिडेंस है, तो नहीं है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड लालपत मच बेटर दैन सीक्वेंट साइंटिफिक, एंड इनहेरेंटली मेरे को वो बिजनेसेस बहुत आसानी से समझ आते हैं। बट मैं क्या आपसे ये कह सकता हूँ कि सीक्वेंट साइंटिफिक 19 है और लालपत 20 है, तो ऐसा भी नहीं है। आई थिंक सीक्वेंट साइंटिफिक इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज आउट देयर फंडामेंटली राइट नाउ, एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, एंड मे बी इवन एट द राइट प्राइस सीइंग द करंट चार्ट। तो अगर इतनी सारी चीज़ों का संगम हो रहा है आपके लिए, तो मेरे ख्याल से आप इसके अंदर एक बार रिस्क तो थोड़ा ले ही सकते हो। फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियली अकाउंटिंग गो थ्रू करी है लास्ट 2-3 साल की एनुअल रिपोर्ट्स की, कोई दिक्कत नहीं लगी है। मेरे को ऐसा कोई मेजर फ्लॉ नहीं दिख रहा बिजनेस के अंदर। बाकी गाइज अगेन, अगर आप इस स्टॉक को पिक करना चाहते हो तो रिसर्च आपकी, पैसा आपका, प्रॉफिट आपका, लॉस आपका। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप मनी क्राफ्ट को ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल ID डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेंदी स्टॉक एनालिसिस ऑफ सीक्वेंट साइंटिफिक।
समराइज करने के लिए मैं यही कहूँगा कि फार्मा सेगमेंट के अंदर कंपनी है, बट फार्मा भी एनिमल वाला जो फार्मा सेगमेंट है उसके अंदर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं, लीगैलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, बट जो ह्यूमन साइड है फार्मा का उतनी नहीं है। ब्लॉकबस्टर ड्रग्स जिनको हम कहते हैं, जो $100 मिलियन से ऊपर के ड्रग्स होते हैं, वो भी कम है उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं बिजनेस उस हिसाब से बड़ा भी नहीं है, टिकट प्राइसेस भी छोटे हैं। एफएमसीजी से रिलेटेड कई सारे एस्पेक्ट्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि आपको डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ब्रांड रिकॉल हो गया, लास्ट लाइन मार्केटिंग वगैरह हो गई, इन सब पे बहुत फोकस करना पड़ता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं आपकी खुद की हो जाती है, क्योंकि एक जनरल डेटाबेस सबके लिए अवेलेबल नहीं है जिस पे जाके लोग इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकें या रिसर्च कर सकें, उसका फ़ायदा उठा सकें। तो आपकी जो रिसर्च वगैरह होती है, इनोवेशन होती है, वो कहीं ना कहीं आप तक ही सिमट के रह जाती है। ये सारी चीज़ें एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर क्रिएट करती हैं किसी भी कंपनी के लिए जो इस सेगमेंट के अंदर अच्छे से टिक गई है। सीक्वेंट साइंटिफिक एपीआईज के अंदर, फॉर्मुलेशंस के अंदर, सीडीएमओज के अंदर काम कर रही है, लगातार फाइलिंग्स वगैरह नहीं करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस कंपनी है, बहुत शानदार मैनेजमेंट है, ग्रुप जो बैक कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है, उसके पास पैसा बहुत है, अगर कभी इनको इनऑर्गेनिकली ग्रो करना पड़ गया तो उस सब का फ़ायदा बहुत उठा सकती है कंपनी। तो ये मेरी क्विक समरी हुई सीक्वेंट साइंटिफिक की। आई थिंक यू शुड गिव इट अ चांस इन योर पोर्टफोलियो। मुझे लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि क्या आपके पास सीक्वेंट साइंटिफिक है पोर्टफोलियो के अंदर, और अगर आप कुछ पॉइंट्स मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो मुझे फ्रीली ईमेल कर सकते हो, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरे से आप चैटिंग कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आई वुड लव टू नो मोर अबाउट सीक्वेंट साइंटिफिक फ्रॉम यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। आई सी यू वेरी सून इन अनदर वीडियो। बाय।